सो हेलो गाइज, आज से हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। ठीक है। और ज्योमेट्री का हम लोग पॉइंट से लेकर के इनफाइनाइट तक सब कुछ जान लेंगे। बस इस सीरीज में आप लोग बने रहना, हम पूरी तरह से ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ज्योमिति या फिर ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं, ज्योमेट्री होता क्या है। बेसिकली ज्योमेट्री होता है कि स्टडी ऑफ फिगर। ज्योमेट्री होता क्या है? ज्योमेट्री बेसिकली स्टडी ऑफ फिगर, किसी भी आकृति के अध्ययन को ज्योमेट्री या ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है। ज्योमेट्री में सबसे पहले अगर हम जाने तो पॉइंट। ठीक है। पॉइंट को जानेंगे। ठीक है। पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो लाइन बनता है। ठीक है। लाइन को अगर हम मिला देते हैं तो ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल को मिला देंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल को मिला देंगे तो पॉलीगन बनेगा। ठीक है। और पॉलीगन को मिला देंगे तो सर्कल बनेगा। ठीक है। जब हम पॉइंट को मिला देते हैं तो लाइन बनता है, लाइन को मिलाएंगे तो ट्राइंगल, ट्राइंगल को मिलाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल को मिलाएंगे तो पॉलीगन, और पॉलीगन को मिलाएंगे तो सर्कल। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर मान लो कि इन सारों का पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर इन सबका सेम है, पेरीमीटर किसको बोलते हैं हम इसके बारे में अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री, किसी भी फिगर का लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं। तो मान लो अगर हमारे पास अगर इनका इन सारों का पेरीमीटर सेम है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो एरिया क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना। जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की ओर आएंगे तो हमारा एरिया इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो कि ट्रायंगल है, ठीक है, इसका पेरीमीटर है 9, ठीक है, और एक सर्कल है और सर्कल का भी पेरीमीटर है 9, तो जब भी एरिया पूछेगा तो एरिया हमेशा सर्कल का बड़ा होगा। जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे तो हमारा एरिया इंक्रीज करते जाएगा। अब जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर हम 12 माने और पॉलीगन का भी एरिया 12 माने, ठीक है ना, सॉरी पॉलीगन का माफ करना, क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर अगर हम 12 माने और पॉलीगन का पेरीमीटर भी हम 12 माने, तो जो एरिया जब हम निकालेंगे तो हमेशा पॉलीगन का बड़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ना, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो एरिया हमेशा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो ये तो रहा। अब इस सबको थोड़ा सा इलोबरेट करके पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें पॉइंट की, ठीक है ना, कि पॉइंट आखिर बेसिकली बोलते किसको है? ठीक है। सर्कल, ऐसा सर्कल जो 0 डिग्री का हो, सर्कल विथ 0 डिग्री, या a figure with no dimension, कोई भी ऐसा शेप जिसके पास कोई डायमेंशन ना हो, ना ब्रेथ हो, ना लेंथ हो, ना हाइट हो, ना डेप्थ हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। या फिर 0 डिग्री का ऐसा सर्कल जो 0 डिग्री का हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। पॉइंट को मिलाएंगे तो हम जानते हैं कि लाइन बनता है। ठीक है ना। लाइन अब बेसिकली है क्या? सेट ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड लाइन। ठीक है ना। अब लाइन की स्पेशलिटी क्या है? लाइन की थोड़ा सा और फीचर जान लेते हैं कि लाइन कहते किसको है? कि ऐसा सेट, पॉइंट्स का ऐसा सेट जिसके पास नो एंडिंग पॉइंट हो, विथ नो एंडिंग पॉइंट। ठीक है। पॉइंट का ऐसा सेट जिसके पास एंडिंग पॉइंट ना हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। ठीक है। लाइन के बाद हम लोग पढ़ लेंगे प्लेन के बारे में। अगर इसकी बात करें लाइन की,
तो इसके पास सिर्फ ये, इसके पास लेंथ होता है, ना इसके पास ब्रेड्थ होता है, ना डेप्थ होता है, ना हाइट होता है, ठीक है। अगर प्लेन की बात करें तो जब जो पॉइंट होता है ना, जो पॉइंट, अगर पॉइंट कोलिनियर नहीं होता है तो क्या एक फ्लैट सरफेस फॉर्म करता है, उसी को प्लेन बोलते हैं, ठीक है। प्लेन बेसिकली, प्लेन का क्या हो जाएगा, प्लेन इज फ्लैट एक्सपेंस, ठीक है, फ्लैट एक्सपेंस ऑफ पॉइंट्स एक्सपेंडिंग इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। जैसे अगर मान लो हमारे पास ए बी सी डी है, पॉइंट ए बी सी डी, तो जब हम इसको आपस में इसको मिलाएंगे तो हमारे पास ए बी सी डी का एक प्लेन आएगा, ठीक है। प्लेन क्या होता है, प्लेन 2D होता है। ये प्लेन जो होता है ना, ये 2D होता है। इसके पास सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, ना इसके पास डेप्थ होता है और ना ही हाइट होता है, ठीक है। अब प्लेन के बाद अगर हम बात करें तो किसकी बात करेंगे हम, कोलिनियर पॉइंट की, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट, जब कोलिनियर पॉइंट को अच्छे से समझ लें, जब when points make line, ठीक है ना, जब भी पॉइंट्स लाइन मेक करेगी, लाइन बनाएगी, तो वो कोलिनियर पॉइंट होगा। जैसे ये इसमें पॉइंट बन रहा है तो ये कोलिनियर पॉइंट होगा। और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा, नॉन कोलिनियर पॉइंट, जब पॉइंट्स डोंट मेक क्या, स्ट्रेट लाइन या लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकते, लाइन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बेसिकली इनसे क्वेश्चंस आते नहीं है उतने, बट हम जान लेते हैं जानकारी के लिए। अगर इसमें बात करें तो अब जान लेते हैं रे के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं किरण। रे उसको बोलते हैं विथ वन एंडिंग पॉइंट, ठीक है। और इसका जो दूसरा एंड होता है वो इनफाइनाइट तक जाता है। जैसे ये इसका एक एंडिंग पॉइंट है और ये एक जो सिर्फ एक ही तरफ इंक्रीज हो, ठीक है। इसका एक ये मान लो ए है, तो ए इसका एंडिंग पॉइंट है और इधर ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बेसिकली इसका डिफिनेशन देखें तो फाइनाइट, लिख ही दे रहा हूं, लाइन which is made by finite number of points, okay, with two ending points। जैसे ये और ये, ठीक है ना। ये क्या हुआ, लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन को अगर हम बीच में से कट कर दें तो हमारे पास क्या होता है, लाइन सेगमेंट आता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। जब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मिनिमम हो, when distance between two lines is minimum called straight line, ठीक है। कैसे, मान लो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करना पड़ेगा। यही होता है स्ट्रेट लाइन, ये होता है जो वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और कर्व्ड लाइन किसको बोलते हैं,
जब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मिनिमम ना हो, जैसे ये जो है ना, ये हो गई क्या, कर्व लाइंस। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर नॉट इक्वल, सॉरी लाइंस इज नॉट इक्वल, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस सब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज नॉट इक्वल, देन इट्स कॉल्ड कर्व लाइन। ठीक है, कर्व लाइन के बारे में हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा जान लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में, कि किस किस टाइप के लाइंस होते हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, पहला होता है पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, एक मिनट, पहला होता है पैरेलल लाइंस। पहला पैरेलल लाइंस, व्हेन टू लाइंस, जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स हो। जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह हर पॉइंट पे फिक्स हो तो उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं, और वो जाकर के ऐसा बोलते हैं कि इनफाइनाइट पर मीट करे। ठीक है ना, यानी कि इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को। व्हेन डिस्टेंस, इसको कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस, TISTN, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स of two lines is fixed on every point, okay, and they cut each other at infinite। ठीक है, जैसे ये दो लाइन है हमारे पास। ठीक है ना, जब इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम होगा। डिस्टेंस बेसिकली दो चीजों के बीच के डिस्टेंस क्या बोलते हैं, अगर किसी भी दो चीज के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस निकलता कैसे है, जब हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालते हैं। अगर मान लो कि ये लाइन है और इस बिंदु से, इस पॉइंट से हमें इसका मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, यही इसका मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो कोई भी ऐसा लाइन जब डिस्टेंस उनके बीच का सेम हो, ठीक है ना, सेम एंगल पर सेम हो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 90 डिग्री के एंगल पर ही इनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर मान लो कि हमारे पास दो लाइन है, ठीक है ना, और ये मान लो 60 डिग्री यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रहा है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 यूनिट, ठीक है, और यहाँ पर भी एक लाइन है और ये भी 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसके बीच का भी डिस्टेंस 8 यूनिट होना चाहिए, तब जाकर के ये लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कंकरेंट लाइंस के बारे में, जिसको संगामी रेखाएं बोलते हैं। कंकरेंट लाइंस की कंकरेंट लाइंस किसको बोलते हैं, मोर देन टू लाइंस, ओके, passing through same points is called concurrent line। ठीक है ना, जैसे concurrent lines, ये एक पॉइंट है, अगर इससे हम दो से ज्यादा लाइन पास कराएं तो ये सारे एक दूसरे के क्या होंगे, कंकरेंट होंगे। ठीक है, तीसरा जो हम जान लेते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, जब दो लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, when two lines are overlap each other called coincident line। कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस जीरो हो। जैसे अगर मान लो पहला हम डिफिनेशन देखें
तो जब दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, तो ये अगर इस पे ओवरलैप करा दे तो एक दूसरे के क्या हुए, कॉन्करेंट हुए। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस 0 हो, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एंगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ये लाइंस के बारे में, ये इससे बाहर लाइंस के बारे में कुछ नहीं पूछेगा और इतना ही लाइंस हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हम जानते हैं थोड़ा एंगल के बारे में। ठीक है ना, एंगल, एंगल बेसिकली बोलते किसको है, एंगल बेसिकली बोलते किसको है, स्लोप बिटवीन टू लाइंस, स्लोप बिटवीन टू लाइंस, ओके, इज कॉल्ड एंगल। ठीक है ना, कोई भी स्लोप बेसिकली होता क्या है, स्लोप होता है झुकाव, रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को एंगल कहते हैं। जैसे अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन, ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पे झुकाव हो रहा है, इसको यहाँ पे बन रहा है एंगल। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है एंगल। ओके, एंगल के बारे में थोड़ा सा, एंगल मापते कैसे हैं, जब, एक मिनट, पहले हम एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ठीक है ना, क्वाड्रेंट, इसको मैं एक्स एक्सिस, हम जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को एक प्लेन में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें तो वहां पे क्वाड्रेंट फॉर्म होता है, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें। ठीक है ना, ओके, जो यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो जब भी हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक की जाएंगे, जब भी हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और जब हम एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ठीक है, इस सब चीज के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना कर रखे हैं, डाल चुके हैं, जिसका नाम होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ एंगल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं, यूनिट्स ऑफ एंगल। ठीक है, कि एंगल को हम किस किस यूनिट में माप सकते हैं। तो पहला, सब लोग जानते हैं कि डिग्री, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिग्री के बारे में। ठीक है, दूसरा, डिग्री को हम छोटा ऐसे डिनोट करते हैं। सेकंड, रेडियन, रेडियन को हम छोटा सी से डिनोट करते हैं। और तीसरा, ग्रेड, बेसिकली हमारे एसएससी ग्रेड को ऐसे डिनोट करते हैं, छोटा जी से। ठीक है, बेसिकली हमारे एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं डिग्री और रेडियन पर, ग्रेड से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है जहां तक मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। ठीक है, तो अगर डिग्री के बारे में बात करें, पहला डिग्री के बारे में बात करें, मेजरमेंट ऑफ एंगल की मैंने अलग से वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया, वो चीज ट्रिगोनोमेट्री की है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। बट यहाँ पे मैं बस बेसिक बता दे रहा हूँ कि डिग्री क्या होता है। ठीक है ना, डिग्री, पहला कि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, मिनट्स को ऐसे डिनोट करते हैं, और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो जब इसको देखेंगे, हम दोनों को ज्वाइन करके देखेंगे, तो एक डिग्री बराबर हम जानते हैं 60 मिनट, और एक मिनट में अगर 60 सेकेंड होते हैं तो ये 3600 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, 3600 सेकेंड हो जाएंगे। सेकेंड को डबल डॉट से डिनोट करते हैं। रेडियन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अब एक 180 डिग्री कैसे होती है, इसकी अलग से मैंने एक वीडियो बना दी है। 180 डिग्री 180 डिग्री होती है। ठीक है, और जब भी अगर एक रेडियन की पूछे तो 180 डिग्री बटे पाई, एंड जब एक डिग्री की बात करें तो पाई रेडियन बटे 180 डिग्री। अब यहां से थोड़ा सा हम समझ सकते हैं एक चीज कि जब भी हमें रेडियन इंटू डिग्री, ठीक है, जब भी रेडियन से डिग्री में जाना होगा तो हमें दिए गए रेडियन की वैल्यू में 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले ले रेडियन लेते हैं पाई बाई 2 से, सॉरी पाई बाई 2, तो इसको अगर हम अगर डिग्री में चेंज करें तो इसको 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के हमारे पास 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड होता है
जब भी हम डिग्री को डिग्री इंटू रेडियन में जाए, ठीक है ना, रेडियन में जाए, तो इसको हम डिग्री की जो वैल्यू दी होगी उसको हम पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के हम रेडियन में चले जाएंगे। जैसे मान लो दिया है हमें कि 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, तो इसको हम 90 डिग्री को पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, पाई बटे 2। ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं ग्रेड के बारे में, बस इतना जान लेते हैं कि 90 ग्रेड में ये एक समकोण में, ठीक है ना, एक समकोण में 90 ग्रेड में, सॉरी 90 डिग्री में 100 ग्रेड होता है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री में 100 ग्रेड मतलब एक समकोण क्या होता है इसको हम अलग से जानेंगे। 90 डिग्री के एक एंगल को एक समकोण यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं एंगल के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ ले रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ ले रहे हैं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जान ले रहे हैं। पहला 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल कैसे फॉर्म होता है, जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, यानी कि जब लाइंस को इंसिडेंट हो। अभी मैंने पढ़ा है कि को इंसिडेंट लाइंस किसको बोलते हैं, जब लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है। तो वैसे ही 0 डिग्री एंगल कब फॉर्म होगा, जब दो लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, तब जाकर के 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि वहां पे जो उनके बीच का स्लोप होगा वो 0 होगा, होगा ही नहीं। when two lines overlaps each other, जैसे ये है एक और ये एक, ठीक है ना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को, इसमें दो लाइन है दिख नहीं रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर चुकी है, तो यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सेकेंड हम बात करें तो आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच वाले एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। एंगल बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से 0 और 90 के बीच में हो, ठीक है ना, 0 और 90 के बीच में, ना 0 और ना 90 डिग्री। अगर 0 हो जाएगी तो उसको हम 0 डिग्री एंगल बोल देंगे, और 90 हो जाएगी तो उसको हम राइट एंगल बोल देंगे। अब राइट एंगल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, राइट एंगल, ठीक है, हाँ, जब दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री का हो, when two lines made 90 degree called right angle, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट से इस लाइन की मिनिमम दूरी जब हम निकालेंगे तो वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालेंगे, तभी जाकर के इसका मिनिमम डिस्टेंस निकलेगा। तो लाइन और पॉइंट के बीच की दूरी यानी कि बीच के डिस्टेंस जब हम फाइंड करते हैं तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, थर्ड जान लेते हैं, सॉरी एक मिनट, फोर्थ बनाइए, एक मिनट बस, फोर्थ जान लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है, ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ठीक है ना, 180 से छोटा हो, 90 डिग्री का होगा तो उसको राइट एंगल बोल देंगे, और 180 का होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल बोल देंगे। सिंपल सी बात है। अब स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन
एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल बेसिकली वो होता है एंगल, एंगल जो 180 डिग्री का हो, एंगल विच इज 180 डिग्री कॉल्ड स्ट्रेट लाइन एंगल। जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है हमने पढ़ा चुका है कि दो पॉइंट के मिनिमम डिस्टेंस को, स्ट्रेट लाइन जब दो पॉइंट के मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं तो वहां पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। अब इनके इस पे जो एक और इसके एक और जो एंगल फॉर्म होगा ना यहाँ पे सेंटर पे, वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, छठा जान लेते हैं, हाँ, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? एंगल, एंगल विच इज greater than 180 and smaller than 360 is called reflex angle। जैसे जो 180 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे ये है ना, ये यहाँ पे अगर यहाँ पे एंगल जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल कब हमें निकालना है? जब भी एग्जाम में कि क्वेश्चन में ये मेंशन ना किया हो कि रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तब तक रिफ्लेक्स एंगल नहीं निकालना है। अगर एंगल निकालने को पूछे तो हम यही वाला एंगल निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर दे दे कि रिफ्लेक्स एंगल कितना हो, कितना है, तब हम जाकर के इसको फाइंड करेंगे। अब रिफ्लेक्स एंगल निकलता है कैसे? अगर मान लो ये 90 डिग्री है, तो ये जो यहाँ पे पूरा गोला, एक हम देखें कि यहाँ पे एक जो सेमी स्फीयर है यहाँ पे, सॉरी सेमी सर्कल है, यहाँ पे 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो जब हम इसको दोनों ओर से मिला देंगे तो 360 फॉर्म करेगा, यानी कि पूरा गोला जब बनेगा तो सेंटर पे 360 फॉर्म करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 360 में से ये वाला पार्ट 90 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स एंगल 90 डिग्री का कितना होगा? 360 में से माइनस कितना होगा? 360 माइनस 90 कितना होगा? 270 डिग्री। ठीक है, ये हुआ रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। अब एक और एंगल है, उसको भी थोड़ा सा देख ही ले हम लोग, कंप्लीट एंगल। ठीक है ना, कंप्लीट एंगल कितना पॉइंट है? 6 पॉइंट, एक मिनट, 7 पॉइंट कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं? एंगल विच इज 360 डिग्री। जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, हम जाने कि सेमी सर्कल यहाँ पे कितना एंगल सेंटर पे फॉर्म करता है? 180। मतलब अगर एक और सेमी सर्कल बनाए तो 180 डिग्री, लेकिन अगर पूरा सर्कल बना दे तो वो 360 डिग्री बनाएगा यहाँ पे सेंटर पे। ठीक है ना, यहाँ पे सेंटर पे कितना बनाएगा? 360 डिग्री। इसको को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है ना, 360 डिग्री से बड़ा एंगल कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जान लेते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल जान लेते हैं कुछ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन, एक मिनट, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है ना, देन both angles are complementary to each other। ठीक है ना, each other। जैसे यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, इसको अगर हम इस एंगल को इंटरसेक्ट करें तो यहाँ पे मान लो अल्फा बन रहा है, बीटा बन रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है ना, तो बीटा भी अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और अल्फा भी बीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जब दो एंगल जोड़ करके उनको सम करके 90 डिग्री आए तो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है ना, दोनों एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल अब क्या होता है?
सप्लीमेंट्री एंगल, बस इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। देन सम ऑफ टू एंगल्स is equal to 180 degree, then both angles are supplementary to each other। ठीक है ना। अब मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है 180 डिग्री। ठीक है। अब अगर मान लो इसको हम डिवाइड कर दिए अल्फा और बीटा में, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री अल्फा प्लस बीटा होगा, तो अल्फा बीटा का सप्लीमेंट्री होगा और बीटा अल्फा का सप्लीमेंट्री होगा। इस पे क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लो कि एक सिंपल क्वेश्चन कि एक एंगल दिया है 45 डिग्री, देन इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि 90 में से इसको माइनस करेंगे तो 45 डिग्री, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर दे दिया 105 डिग्री एक एंगल के सप्लीमेंट्री है, तो इस 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो ऑब्वियस ही बात है कि 180 डिग्री में से 105 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 75 डिग्री। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में। ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल के बारे में, एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, जब एंगल एक ही लाइन पर फॉर्म हो या फिर एक ही वर्टेक्स पे फॉर्म हो, तो दोनों एंगल, जब दो एंगल, इसका अच्छे से डिफिनेशन क्या होगा कि जब दो एंगल एक ही लाइन पे फॉर्म हो या फिर एक ही वर्टेक्स पे फॉर्म हो, लिख ही दे रहा हूं, एंगल्स मेड ऑन सेम लाइन with two different points, okay, different points या angles made on same vertex, then both, एक मिनट राइटिंग के लिए माफ करना मुझसे, एंगल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है। जैसे अगर ये लाइन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर अल्फा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बीटा फॉर्म हो रहा है, तो अल्फा एंड बीटा एक दूसरे के क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। या फिर मान लो ये वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स है, यहाँ पे अल्फा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे बीटा हो रहा है, तो अल्फा एंड बीटा क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करे ना, जब दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करे, तो वहां पे क्या होता है, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है।